तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है देखें। चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो धातु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखें, धातु की बात करते हैं तो धातु होते कौन है? यानी धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आपको याद करना है वो भी आप देखें। यहां पे मैंने क्या लिखा है? यहां पे लिखा है धनायन। धनायन का जो पहला शब्द है वो ध है, और जो धातु है इसका पहला शब्द भी क्या है? ध है। इसका मतलब जो भी धनायन होता है वो कौन होता है? धातु होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जिसके पास भी प्लस का चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। इसका मतलब है जितने भी प्लस वाले चार्ज वाले होंगे वो जनरली कौन होंगे? धातु होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा जिस पर प्लस का चार्ज होगा वो धातु ही होगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस में आपको मिलेगा कि जिस किसी के भी पास प्लस का चार्ज होगा वो कौन होगा? धातु होगा। बट ये हमेशा के लिए नहीं है कि 100% सभी के पास अगर प्लस का चार्ज है तो वो सारे के सारे धातु ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप ये ध्यान रखें, जनरली जो धनायन होते हैं वो कौन होते हैं? धातु होते हैं। अब इसे सीखने के लिए तुमने पढ़ा था अष्टक नियम। अष्टक नियम, तो अष्टक नियम से हम सीखते थे कि इलेक्ट्रॉन कितने डालने हैं या कितने निकालने हैं। कहने का मतलब बाह्यतम कोश की बात करते हैं, मतलब कोई भी तत्व अगर आपको दिया गया है उसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन या तो आपको निकालना है या इलेक्ट्रॉन डालना है। अगर लास्ट में 8 आता है तो हम बोलते थे कि वो अष्टक नियम का पालन करता है। इसका मतलब वो स्थायी है। स्थायी का मतलब बढ़िया है। तो तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने पर अगर 8 आता है तो हम बोलेंगे अष्टक नियम का पालन हो रहा है, इसका मतलब वो स्थायी है। एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, तो इसका विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 1 होगा। तो इसके अंत में बात करें तो लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकाल दे तो निकाल देगा तो लास्ट में क्या बचेगा? 8 बचेगा। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह अष्टक नियम का पालन करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्थायी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन 1 निकला है तो कमी कितनी की आ गई? 1 की। तो 1 की कमी को हम शो करते हैं किससे? 1 प्लस के आवेश से। ध्यान रखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी कमी आएगी। इसका मतलब है जितनी कमी आएगी हम उतना प्लस का चार्ज दिखाएंगे, यानी मैथ का उल्टा। मैथ में प्लस का मतलब ज्यादा होता है, केमिस्ट्री में प्लस का मतलब कम होता है। ऐसे से मैथ में माइनस का मतलब ज्यादा होता है, माइनस का मतलब कम होता है मैथ में, और केमिस्ट्री में मैथ जो माइनस है उसका मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए, तो प्लस का मतलब कमी और माइनस का मतलब ज्यादा। तो यहां हमें समझ में आया। मैं इसको लिखूंगा कैसे? देखो ऐसे लिखूंगा, ये हो गया Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और किस में चेंज हो गया? Na प्लस में चेंज हो गया। इसका मतलब है ये सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कौन? सोडियम। इसका मतलब है सोडियम कौन है? धातु है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और धनायन बनाएगा उस तत्व को हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे सेम मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की, मान लो। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। 12 का विन्यास देखें तो 2, 8 और 2। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस 2 को अगर मैं बाहर कर दूं तो लास्ट में क्या बचा? 8। इसका मतलब अष्टक नियम का पालन होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर। इसका मतलब है Mg पे कमी आ जाएगी 2 की, और 2 की कमी आएगी तो 2 प्लस आ जाएगा। तो रिएक्शन के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और Mg किस में चेंज हो गया? Mg2 प्लस में। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकाल के धनायन बनाने की प्रवृत्ति
रखता है, इसका मतलब मैग्नीशियम कौन हुआ, धातु हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाला पार्ट सीख रहे हैं, क्योंकि हमें धनायन बनाना है। और धनायन कब बनेगा, यानी प्लस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो अष्टक नियम यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला केस हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम अधातु पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय डालेंगे। ठीक है, चलो अब मान के चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पोटेशियम। अब पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। तो 2 8 कितना हो गया, 10 8 18 और 1 19, तो ये हो गया 2 8 8 1। अब बात को समझें, इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो लास्ट में कितना बचा, 8। इसका मतलब अष्टक नियम का पालन होगा। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की यहां से कमी हम कर देंगे। तो पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और किस में चेंज हो गया, K+ में। और पोटेशियम क्योंकि धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसका मतलब पोटेशियम भी कौन हुआ, धातु हुआ। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्लस का चार्ज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, अष्टक नियम के हिसाब से आ रहा है। और अष्टक नियम की हेल्प से हम बता सकते हैं किस पे कितना आवेश आएगा। जैसे सोडियम पे +1 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, पोटेशियम पे +1 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम याद कर लेते हैं कि भाई Na पे +1 होता है, Mg पे +2 होता है, पोटेशियम पे +1 होता है। लिमिट मैंने आपको बताई है कि लिमिट थी 4 की। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम डाल नहीं सकते। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा कि धातु एक्चुअली होते कौन है। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और करके देखना है तो वो भी देख लेते हैं। देखो, जैसे सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना, 13। तो 13 का मतलब 2 8 और 3। इसका मतलब है लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिनको मैं अगर बाहर कर दूं तो कितना आएगा, 8। यानी ये भी अष्टक नियम का पालन करेगा। कब करेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब इस पे कमी कितने की आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। और रिएक्शन के फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, Al ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और इस पे कमी आ गई 3 की। और क्योंकि ये एल्यूमिनियम धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसका मतलब एल्यूमिनियम कौन हुआ, धातु हुआ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई धातु किसे कहते हैं। ठीक है, धातु मीन्स धनायन, बस इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे क्या हमारे पास है। देखो आगे आते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, ये भौतिक गुण हम किसके पढ़ रहे हैं, ये भौतिक गुण हम पढ़ रहे हैं धातु के। तो भौतिक गुण में पॉइंट नंबर 1, सभी धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं, केवल मरकरी यानी Hg, Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी, केवल मरकरी को छोड़कर। इसका मतलब है सारी की सारी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। क्योंकि मरकरी सामान्य ताप पर द्रव होती है, सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भाई जितने भी हमारे पास धातुएं हैं वो सारी के सारी क्या होती हैं, ठोस होती हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। और मरकरी हमें सामान्य ताप पर किस रूप में मिलती है, द्रव के रूप में मिलती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो ठोस रूप में ना मिलकर द्रव के रूप में मिलती है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। अगर आपने ये मरकरी ना देखी हो तो हमारे पास जो बीपी चेक करने की मशीन होती है उसमें आप देखते होगे कि एक द्रव ऊपर नीचे आता है, वो जनरली कौन होता है, वो मरकरी ही होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो सेकंड की बात करें। इनमें या ऐसे लिख लेते हैं, ये ध्वनिक होते हैं, ये ध्वनिक होते हैं। तो ध्वनिक का मतलब है इनमें साउंड आता है। सपोज करें अगर हमारे पास लोहे का गेट है, तो लोहे का जो गेट होता है, तो लोहा कैसा होता है, लोहा धातु होता है। लोहे को गेट को पीटते हैं तो उसमें क्या आएगी, ध्वनि आएगी, यानी साउंड आएगा।
इसका मतलब धातुएं कौन होती हैं जिनमें साउंड आता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, ये तन्ने होते हैं, ये तन्ने होते हैं। तन्ने का मतलब क्या सुने, तन्ने का मतलब होता है अगर कोई तत्व आपके पास है और उसके तार को तुम खींच सकते हो, अगर कोई भी तत्व आपके पास है जिसके तार को हम खींच सकते हैं तो उस तार के खींचने को हम क्या बोलते हैं, तन्ने बोलते हैं। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं उनके तार को हम खींच सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपके पास गोल्ड है, गोल्ड कौन है, गोल्ड धातु है, और गोल्ड मैंने ले लिया 1 ग्राम। इस 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींचने की कोशिश करो इसके तार को, तो इसके तार को तुम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। ठीक है, गोल्ड के 1 ग्राम के पीस जो आपके पास होगा उसके जो तार हैं उस तार को आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो। और सोना हमने कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है। तो धातु कौन होंगे, धातु वो होंगे जिनके तार को हम खींच सकते हैं, और तार के खींचने को हम क्या बोलते हैं, तन्ने। तो तन्ने शब्द का मतलब ध्यान रखेंगे, तार का खींचना। ठीक है। फोर्थ, ये आघात वर्धनीय होते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं। अब ये आघात वर्धनीय जो शब्द है इसका मतलब समझे, जो आघात वर्धनीय शब्द है इसका मतलब ये है कि ठोस वो होते हैं, मतलब धातु वो होते हैं जिनको हम हथौड़े से अगर पीटे तो पीट पीट कर हम उसकी चादर को, यानी उसको चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लोहा है तो लोहे को हम करते क्या है, पहले पिघलाते हैं, उसके बाद जिस शेप में उसको लेना है लेके उसको हथौड़े से पीटते हैं ताकि वो चादर के रूप में चेंज हो जाए। तो आघात वर्धने का मतलब है हथौड़े से पीट पीट कर उसको चादर के रूप में कन्वर्ट कर देना। तो उस शब्द को हम बोलते हैं आघात वर्धनीय। तो मैंने यहाँ पे तन्ने का मतलब लिखा नहीं है और आघात वर्धने का मतलब लिखा नहीं है। अब चाहो तो लिख लेना कि तन्ने का मतलब क्या होता है, यानी धातु जिनके तार को हम खींच सकते हैं। आघात वर्धने का मतलब क्या होता है, जब धातुओं पे हथौड़े से बार बार पीटा जाता है तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आघात वर्धने का मतलब ये होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट आपके पास है, ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ये ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। अब एक शब्द को देखें, यहां पे शब्द है सुचालक। सुचालक का मतलब जनरली होता है बहना। सुचालक का मतलब क्या है, बहना। अब बहने का मतलब क्या देखें, जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये लोहे का गेट है, इस लोहे के गेट पर अगर मैं यहाँ पे तार लगा दूं यानी करंट दे दूं, विद्युत धारा, अगर मैं यहाँ पे करंट लगाता हूं और यहाँ पे छूता हूं तो मुझे करंट महसूस होगा। इसका मतलब जो करंट है वो यहां से यहां बह रहा है तो यहां भी बह रहा होगा, कहीं भी छू लो। इसका मतलब है कि जो लोहा है यानी जो धातु है उसमें मैं कहीं से भी करंट देता हूं तो हर जगह मुझे करंट महसूस होगा। इसका मतलब विद्युत धारा बह रही है। तो बहने का क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। इसका मतलब जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या है, सुचालक है, यानी इनमें जो करंट है वो बहता है। बात करते हैं ऊष्मा की, तो लोहे का गेट ही मान लो, अगर तुम इसे यहां से गर्म करना शुरू कर दो और मैं इसको यहां भी छूता हूं, थोड़ा यहां भी छूता हूं तो गर्म गर्म महसूस होगा। इसका मतलब वो ऊष्मा भी जो है वो बह रही है। इसका मतलब है धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें ऊष्मा भी बहती है और इसमें करंट भी बहता है। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इनमें चमक होती है, इनमें चमक होती है। अब सबको पता है कि चमक की बात करते हैं तो जनरली हमारे पास फेमस धातुएं कौन सी हैं, जैसे तुम्हारे पास कॉपर हो गया यानी तांबा चमकता है, आपके पास सिल्वर हो गया यानी चांदी वो भी चमकती है, गोल्ड हो गया सोना वो भी चमकता है। तो जो धातुएं होती हैं वो कौन होती है, जिनमें चमक होती है। तो ये मेन पॉइंट है, 6 पॉइंट जो मैंने धातु के बारे में लिखे हैं। और एक शॉर्ट एंड ट्रिक है, हालांकि पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट अभी चलो मैं कहता नहीं, फिलहाल ये जो 6 पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। तो ये धातु के क्या है, भौतिक गुण है। तो आई होप इतना सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं और बढ़ते हैं अब हम रासायनिक गुण के ऊपर। अच्छा हाँ, एक और चीज और है जो बतानी है, तुम्हारे काम आएगी। देखें, अगर हम बातें करते हैं कि धातु सुचालक है,
चाहे हम बात करें किसके, विद्युत की बात करो या फिर ऊष्मा की बात करो। तो ये हमने अभी पढ़ा कि जो धातु होती है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी करंट या ऊष्मा बहती है। बहने की वजह क्या है उस चीज को ध्यान रखना कि धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो लोहे का गेट है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त का मतलब घूमते रहते हैं, तो जैसी करंट देंगे तो करंट लेके इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा और इधर उधर भागेगा तो ये करंट को बहने के लिए मदद करेगा। इसका मतलब है धातुओं में जो करंट बहता है वो किसकी वजह से बहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से बहता है। तो ये वजह को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बढ़ते हैं रासायनिक गुण की तरफ। रासायनिक गुण में देखें, पहला दहन। रासायनिक गुण का मतलब क्या है, धातु अब किस किस के साथ क्रिया करेगा और क्या क्या बनेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास है हेडिंग दहन। दहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो जब हम किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास कॉपर है, इस कॉपर का दहन यानी मुझे O2 के साथ इसकी क्रिया करानी है। तो बैलेंस के लिए हमने कॉपर ले लिए दो, तो दो कॉपर हैं और दो ऑक्सीजन हैं, तो दो तो आ जाएगा कॉमन और क्या आ जाएगा, CuO आ जाएगा। यानी इस केस में बना क्या है, इस केस में बना है कॉपर का ऑक्साइड। इस चीज का ध्यान रखेंगे जब भी हम दहन की बात करते हैं, जिसमें मैं बात करूं सपोज कॉपर की जगह मैग्नीशियम है, प्लस यहां हमने क्या ले लिया, O2। बैलेंस के लिए दो ले लिया, दो और दो कॉमन है तो 2MgO बन जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया है, जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बना रही हैं धातु ऑक्साइड। भाई कॉपर धातु है, मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, और इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए सेम हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम प्लस O2 हो गया, ये हम ले रहे हैं 2 और ये ले रहे हैं हम 3। क्यों ले रहे हैं, बैलेंसिंग के ले रहे हैं, वो देखेंगे। तो यहां पे आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम। एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं 4, तो बैलेंस के लिए हो जाएगा 2Al2O3। देखें 4 Al हैं। अच्छा ये 4 और 3 आपको याद करना पड़ेगा, यहां पे 4 लेना, यहां पे 3, क्योंकि ये अकार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनमें हमें संख्याओं का थोड़ा बहुत याद होना जरूरी होता है। तो एल्यूमिनियम 4 है, एल्यूमिनियम 4 हो गए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गई, तो ये बैलेंस हो गई। यहां जो बना है Al2O3, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा बात सुनने की, यहां पे आपको सीखना क्या है, देखें ये मेरे पास है एल्यूमिनियम का टुकड़ा मान लिया, और इस एल्यूमिनियम के टुकड़े को जब मैंने दहन कराया, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो मान के चलो थोड़ी बहुत एल्यूमिनियम जली, तो जलने के बाद होता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसके चारों ओर एक परत बना लेती है, Al2O3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है वो इस एल्यूमिनियम के टुकड़े पे चिपक जाती है, यानी चारों ओर से इसको कवर कर लेती है। अब कवर करने का मतलब क्या है, देखें आपने पढ़ा था उपचयन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण, और मैंने कहा था कि अगर एक बार भी उपचयन या ऑक्सीकरण शुरू होता है तो वो चलते रहता है। जैसे लोहे पर जब जंग लगता है तो एक बार जब शुरू होता है तो चलता ही जाता है। तो सेम यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की क्रिया इसके साथ कराई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। अब ऑक्सीजन का आना क्या होता है, उपचयन। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं, उपचयन के हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को क्या कर रहा है, उपचयन कर रहा है। जैसे इसने उपचयन किया तो उपचयन करने का मतलब है इसको संक्षारित किया, क्योंकि संक्षारण अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो संक्षारित किया जैसी Al को, तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन गई। अब परत बनने की वजह से अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसको और उपचयित या संक्षारित नहीं कर पाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि एल्यूमिनियम की रक्षा कर रही है, कौन, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, जैसे हम इसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करते ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जो इसके चारों ओर एक परत बना लेता है। अब परत बनने के बाद ये परत किस चीज की है, ये परत है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब क्योंकि चारों ओर इसके परत आ चुकी है, तो अब जितने भी ऑक्सीजन बच रहे हैं वो इस एल्यूमिनियम को उपचयित या संक्षारित नहीं कर पाएंगे।
संक्षारित का मतलब क्या था, नमी या वायु की उपस्थिति में धातु की सतह का खराब होना। तो जो सतह का खराब होना है, सतह तभी तो खराब होगी जब ये परत हटेगी। ये परत हटेगी तब जाके ये इसको उपचयित यानी संक्षारित करेगा, यानी खराब करेगा। अब खराब कैसे कर पाएगा, तो इसके चारों ओर जो परत है वो किसकी है, Al2O3 की है। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो सीखने हैं, वो क्या है देखें। अगर मान के चलो मैं परत की बात करता हूं तो एक पतली परत बनती है, पतली परत। अगर मैं चाहता हूं कि भाई परत थोड़ी सी मोटी हो जाए, तो मोटी परत के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण, तो एनोडीकरण का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो पतली परत है उसको मोटा करना, क्योंकि मोटा कर देंगे तो अब ये और ज्यादा इसकी तेल की रक्षा कर पाएंगे। तो इस परत का मोटा होना हम किससे करते हैं, एनोडीकरण के थ्रू करते हैं। अब एनोडीकरण में होता क्या है इतना जानने की नीड नहीं है, जानना है तो ध्यान रखना बस। हम एल्यूमिनियम लेते हैं और एल्यूमिनियम हम डाल देते हैं तनु H2SO4, यानी तनु H2SO4 में डुबा देते हैं, तो तब जाके जो है इसकी मोटी परत बन जाती है, किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अच्छा, अब यहां से 2 जानकारी है जो आपको याद करनी है, देखें। Al2O3 ये ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब उभयधर्मी का मतलब क्या है देखें, जैसे मैं बात कर रहा हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो हमारे पास एल्यूमिनियम कौन है, धातु। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड हैं, तो धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। एग्जांपल देखें, चलो देख लेते हैं। जैसे यह Na2O, इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैसे चेक करते थे हम क्षारीय है या नहीं, पानी में डालकर। तो किसी भी धातु की ऑक्साइड को या अधातु की ऑक्साइड को पानी में अगर डाल दें, तो पानी में डालने के बाद जो बनता है उस बनने के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कौन सी ऑक्साइड अम्लीय होगी और कौन सी क्षारीय है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो देखें 2 Na है, 2 O है और 2 H है, तो क्या बन जाएगा 2NaOH। 2NaOH, और हमें पता है NaOH में मतलब ये टूटता कैसे है, Na प्लस और OH माइनस, और जो OH माइनस देते हैं वो कौन होते हैं, क्षार। इसका मतलब ये धातु की ऑक्साइड कौन है, क्षार है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते थे कि भाई कौन सी ऑक्साइड अम्लीय होगी और कौन सी क्षारीय होगी। ये डिटेल में मैंने तुम्हें बता दिया है, हालांकि 10th में इतना जानने की नीड नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना। तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। अब एल्यूमिनियम भी तो धातु है, पर ये धातु की ऑक्साइड कैसी है, उभयधर्मी। अब इसका मतलब क्या है, उभयधर्मी का मतलब होता है कि ये अम्ल की तरह भी काम करेगी और क्षार की तरह भी काम करेगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उभयधर्मी का मतलब ये अम्ल की तरह भी काम करेगा और क्षार की तरह भी काम करेगा। अब बात सुने, अगर सामने अम्ल है तो फिर ये क्षार का काम करेगा, अगर सामने वाला क्षार है तो फिर ये अम्ल की तरह काम करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि सबको पता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं, ये तुम पढ़ चुके हो। अब सिंपल सी बात है, अगर ये अम्ल की तरह कार्य करेगा तो सामने वाला कौन होगा, क्षार होगा। जब ये क्षार की तरह कार्य करेगा तो सामने वाला कौन होगा, अम्ल होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये है Al2O3 प्लस HCl। अब तुम सबने पढ़ा है कि HCl तो अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, इसका मतलब कि ये काम करेगा क्षार का। अगर ये HCl अम्ल है तो ये क्षार का काम करेगा। अब देखें रिएक्शन कैसे होगी, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ, 3, तो 3 ऑक्सीजन का तो मैं 3 पानी बना दूंगा, ठीक है। अब H कितने हैं यहाँ, 3 दूनी 6, यहाँ कितना है 1, इसका आगे हमने कर दिया 6, तो 6H बाहर, 3 ऑक्सीजन बाहर, बचा क्या, Al बचे हैं 2, Cl बचे हैं 6, तो 2 मैंने कर दिया आगे, 2 हो गए Al और Cl क्योंकि 6 हैं तो 2 तो आगे है ही, नीचे क्या कर देंगे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे Cl। अब बात को समझें, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते थे तो तुम पढ़ चुके हो लवण और जल बनता था,
इस अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला अम्ल क्षार याद करने की नीड नहीं होती। कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कोई भी अम्ल लो, कोई भी क्षार लो, लवण और जल बनेगा। सेकंड देखें, अब जब हम बात कर रहे हैं कि भैया अम्ल है तो ये क्षार का काम करेगा। अब मान के चलो मैंने क्षार ले लिया, जैसे NaOH। NaOH क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, तो NaOH और सामने ले लिया Al2O3। अब मैंने कह रहा हूं ये Al2O3 और ये NaOH है। अगर ये क्षार है तो फिर ये कौन होगा? अम्ल होगा। अब बैलेंसिंग की बात सुने पहले, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जल भी बनाना है। भाई जल तो बनता ही है। अब एक एच है, बाकियां है नहीं, तो कम से कम 2 एच तो होने चाहिए। तो मैंने आगे लिख दिया 2। तो H2O तो मैंने कर दिया बाहर, यानी जल तो हो गया बाहर। अब क्या क्या चीजें बच रही हैं वो देखें। H2O तो दोनों एच तो बाहर हो गए, 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन बाहर हो गया, यानी 1 ऑक्सीजन बाकी है। 3 ये हैं, तो 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गई। 2 Na हो गए, 2 Al हो गए, तो 2 हमने कर लिया कॉमन, 2 Na 2 Al और ऑक्सीजन 3 और यहां पे 1 थी 4, 2 तो आगे है, यहां 2 कर देंगे तो ये बन गया 2 NaAlO2। इसका नाम जरूर ध्यान रखिए क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको आगे कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। किसको बोलते हैं? NaAlO2 को बोलते हैं। संख्या से कोई मतलब नहीं होता हमारा। जैसे इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ 2 से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है। NaAlO2 को हम क्या कहते हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। तो आई होप ये दहन वाला सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको कर देता हूं रफ और बढ़ते हैं आगे। देखिए सेकंड पार्ट है जल के साथ क्रिया, यानी जब धातु जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा। देखें, तो ये हो गया हमारे पास धातु प्लस ये हो गया हमारे पास जल। जब धातु जल के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। प्लस यहां पे क्या बाहर आएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। ये धातु ऑक्साइड जो बना है, ये धातु ऑक्साइड दोबारा से जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। धातु हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, अच्छा अब देखें कैसे कैसे चीजें होनी है और क्या क्या चीजें बनेंगी, उसको पहले ध्यान से समझें। जैसे धातु मान लो मेरे पास है, सपोज करें सोडियम, या मान लो मेरे पास है पोटेशियम। क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? पानी के साथ। तो पहले काम करते हैं, पहले सोडियम की रिएक्शन देख लेते हैं, फिर पोटेशियम की भी देख लेंगे। देखें, तो पानी के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड प्लस H2। अब मैं H2 की बात करता हूं तो H2 तो यहां से बाहर आ जाएगा, बचा क्या? Na और O बच गया है। अगर आपने अष्टक नियम पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, तो वहां पे मैंने आपको चार्ट बैलेंस करना सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में। तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, N पे +1 होता है। तो यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की गुणा यहाँ 1 की यहाँ, तो Na तो हो गए 2 और ऑक्सीजन हो गया 1। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, ना कि NaO होता है। ठीक है, इसका मतलब Na कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो मैंने Na का आगे कर दिया 2। तो आप देख पा रहे हो Na2 और ये O बाहर हो गया, बचा क्या? H2, तो H2 आ गया ये। ठीक है, अच्छा देखें, ये जो ऑक्साइड बनी है धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड अब फिर से क्रिया करेगी जल के साथ। तो मैंने ये ले लिया धातु ऑक्साइड Na2O, फिर से क्रिया कर दी जल के साथ। तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड कौन होते हैं? OH। OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। हालांकि चार्ज पे बेस बात करते हैं तो OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखें, तो जब धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो Na कितने हैं? 2, O कितने हैं? 2, H कितने हैं? 2, तो 2 तो कॉमन आ गया। क्या बन जाएगा? 2NaOH। अभी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी धातु हाइड्रोक्साइड।
तो इस तरीके से धातु जो है जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड, और दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। हालांकि जनरली मैं जो करता हूं वो ऐसे करता हूं, हालांकि बुक में तो दिया है ऐसे, पर मैं जनरली करता क्या हूं, देखें मान लो मेरे पास धातु है, सपोज करो मेरे पास Na है, इस Na की क्रिया मैं पानी के साथ कर रहा हूं, तो जब भी कोई धातु पानी के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, OH हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, ये तो बुक का था, ठीक है। तो जो भी धातु जब जल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, डायरेक्ट ये यहां से यहां आ गया मैं, ठीक है। अच्छा देखें, यहां H कितना है 2, यहां H कितना है 1, तो मैंने आगे क्या कर दिया 2, आगे मैंने 2 कर दिया। पर जैसे मैं यहां 2 करता हूं तो Na कितने हो गए 2, Na 1 है, Na के आगे 2 कर दिया। जैसे मैं यहां 2 करता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ऑक्सीजन यहां 1 है, 2 कर दिया। अब देखें यहां H कितने हैं 4, यहां कितने हैं 2, 2H बाकी हैं, तो प्लस H2 लिख दूंगा। यानी इसका मतलब है धातु जब जल के साथ क्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। ये एक स्टेप में हो गया, ठीक है। जबकि ये कौन है, धातु। अगर मैं बात करता हूं धातु ऑक्साइड की, तो धातु ऑक्साइड और धातु देखना दोनों का काम सेम आएगा। ये धातु है और ये धातु ऑक्साइड है, इसको भी मैंने जल में डाल दिया, 2Na 2O 2H, तो क्या बन जाएगा 2NaOH बन जाएगा। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो, चाहे धातु लूं तो भी हाइड्रोक्साइड आ रहा है, चाहे धातु ऑक्साइड लूं तो भी हाइड्रोक्साइड आ रहा है। बस अंतर क्या है, अंतर यह कि हम अलग अलग स्टेप में लिख रहे हैं, जबकि लगभग स्टेप कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप यार बुक का जो पार्ट है वो ऐसे आप याद रखें, ऐसे भी समझ में आता है तो ऐसे भी याद आप रख सकते हैं कि चाहे धातु लो चाहे धातु ऑक्साइड लो, दोनों केस में क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा अब बात करते हैं एक चीज की, यहां मैंने सोडियम लिया है, सेम पैटर्न पोटेशियम के साथ आप यूज करोगे। जैसे मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूं, तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2 Na और यहाँ पे Na2O की जगह ले लिया 2 पोटेशियम, यहाँ चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O। तो कुछ नहीं करना, Na की जगह बस K लगा देंगे, K। वजह यह है कि Na पे +1 का चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी +1 का चार्ज होता है। इसका मतलब है दोनों की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सेम ही बनेगी, क्योंकि चार्ज दोनों के सेम है। तो ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड और ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात जो समझनी है वो क्या है, वो ये देखें, हमारे पास जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, तो ये सोडियम और पोटेशियम धातुएं कोमल होती हैं, यानी सॉफ्ट होती हैं, जबकि धातु में पता है कैसी होती है, कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। तो सोडियम और जो पोटेशियम धातुएं हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, कोमल होती हैं, यानी सॉफ्ट होती हैं। ये धातु इतनी ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि हल्की सी नमी या पानी के संपर्क में आने पर जलने लगती है, ये लगभग सबको पता ही होगा। तो ये क्योंकि नमी या पानी के साथ क्रिया ना करे, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, यानी केरोसिन तेल में रखते हैं। तो ये धातुएं दोनों, सोडियम हो और पोटेशियम हो, ये दोनों धातुएं कोमल होती हैं और ये केरोसिन तेल में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि नमी के संपर्क में आती हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं। अब इसका मतलब है दोनों आग पकड़ पा रही हैं, इसका मतलब कि क्रियाशीलता जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ये जो जल आपने लिया है ये ठंडा है, ये जल जो आपने लिया है वो कैसा है, ठंडा है। इसका मतलब ठंडे जल के साथ क्रिया कर जाती है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सपोज करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं फिर से, ये हमारे पास हो गया धातु Na प्लस H2O, क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड यानी Na2O, और साथ में क्या आ गया S2। Na कितने ले लिए 2, तो 2 Na हो गया, 1 हो गया, S हो गया, ठीक है। तो जब Na इस ठंडे पानी के संपर्क में आया तो हमें पता है कि जो Na है उसकी क्रियाशीलता कैसी है, बहुत अधिक होती है। जैसी पानी के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। अब जो हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस होती है बुलबुले के थ्रू निकलती है, पर ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, इतनी तेजी से यहां से ऊष्मा निकलती है कि हाइड्रोजन गैस भी जलने लगती है।
तो ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं, सबको पहले से पता होगा कि सोडियम को जैसे हम पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। अब जैसे पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, बुलबुले उठेंगे। अब आग इतनी तेज होती है कि हाइड्रोजन गैस भी उसी के साथ जलने लगती है। इसके अलावा देखें, जैसे मैं कैल्शियम की बात करूं, प्लस H2O। अब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, सिंपल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। बचा क्या? H2 गैस बाहर हो गई। तो कैल्शियम भी पानी के साथ क्रिया करता है, परंतु कैल्शियम की स्पीड इतनी नहीं है। मतलब कैल्शियम की जो क्रियाशीलता है वो सोडियम हो या पोटेशियम हो उससे थोड़ी बहुत कम रहती है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं H2 की, तो यहां से एक जानने वाली बात है, जैसे मैं कैल्शियम को पानी में डालता हूं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और H2 के बुलबुले उठने लगते हैं। जो H2 के बुलबुले उठ रहे हैं, जितनी कैल्शियम बची भी होगी, मतलब जो पानी के साथ अभी क्रिया कर रही है परंतु वो लाइन में लगी हुई है कि हमारा भी नंबर आएगा, तो जितनी कैल्शियम बची हुई है H2 क्या करता है? कैल्शियम के ऊपर चिपक जाता है और चिपकने की वजह से कैल्शियम जो है तैरने लगता है, तैरने लगता है। तो ये कब तैरेगा? जब हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो कैल्शियम को चारों ओर से जब घेर लेते हैं तो कैल्शियम जो है तैरता हुआ नजर आता है। इस चीज को ध्यान रखना। सेम इसमें बात करता हूं मैग्नीशियम की। तो जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता, वो काम करता है गर्म जल के साथ, वो काम करता है गर्म जल के साथ। सेम केस होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस यहां से बाहर आ जाएगी। यहां भी सेम पार्ट ऐसा ही है, जो H2 गैस निकलती है, बचे हुए जो मैग्नीशियम है उसको चारों ओर से घेर लेती हैं और तैरने लगती हैं। तो यानी मैग्नीशियम भी यहां पे क्या होगा? तैरने लगेगा। अब आप देख पा रहे हो, ठंडे जल के साथ कोई धातु क्रिया कर रहा है, कोई गर्म जल के साथ कर रहा है। इसका मतलब है हर धातु अलग अलग जल के साथ अलग अलग क्रिया करता है। कोई ठंडे से कर रहा है, कोई गर्म से कर रहा है, कोई ठंडे से नहीं करता, कोई गर्म से नहीं करता। अभी एक चीज और बाकी है जिसको हम बोलेंगे क्या? भाप। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखें, या काम करता हूं मैं यहां पे कर देता हूं। देखें, हमारे पास है आयरन, हमारे पास है एल्यूमिनियम। इन दोनों की क्रिया जब हम पानी के साथ करते हैं तो यहां जो पानी है वो ना तो ठंडा है और ना ही गर्म है। इसका मतलब है दोनों के दोनों ना तो ठंडे पानी से क्रिया करते हैं और ना ही गर्म पानी से क्रिया करते हैं। ये दोनों के दोनों Fe और Al ये भाप के साथ क्रिया करते हैं, ये भाप के साथ क्रिया करते हैं। अब क्या बनेगा वो भी देखें। यहाँ Fe आपको लेने हैं 3, ऑक्सीजन यानी पानी लेना आपको 4। ये आपको याद करना पड़ेगा इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। बात करते हैं Al की, तो Al आपको लेना है 2 और ये H2 लेना आपको 3। अच्छा देखें, Fe 3 है, Fe3, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, तो ये बन गया आयरन ऑक्साइड। अब यहां सोचने वाली बात है, बचा क्या? 3 Fe है, 3 Fe, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, बच्चे 4 H2, तो 4 हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आ गई, 4 हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर आ गई। यहां हम बात करते हैं Al 2 है, तो Al 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 होगी, प्लस 3H2 यहां से बाहर आ गया। तो पैटर्न देखें तो हाइड्रोजन गैस यहां भी बाहर आ गई, यहां भी बाहर आ रही है, परंतु अलग अलग धातुएं अलग अलग जल के साथ क्रिया कर रही हैं। इसका मतलब है जल भी हमारे पास 3 टाइप में रहा। एक वो है जो ठंडे रूप में ले रहे हैं, एक वो है जो हम गर्म रूप में ले रहे हैं, और एक वो है जो हम भाप के रूप में ले रहे हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे के साथ काम करती है परंतु गर्म के साथ नहीं, है भाप के साथ काम करती है ठंडे के साथ नहीं, तो ये हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सी धातु किसके साथ क्रिया करेगी। और यहाँ अलग अलग पानी के साथ क्रियाएं कैसी हो रही हैं? अलग अलग हो रही हैं। तो आई होप जो सेकंड पार्ट है जल के साथ क्रिया, आपको समझ में आया होगा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। देख, तो भाग तो बस खत्म होने वाला है। तीसरा देखें, अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया। जैसे मान लो मेरे पास है Zn, जिंक धातु, अम्ल मान लो मेरे पास है HCl, ठीक है। हमारे पास अम्ल कौन है? HCl मान लिया, और जो हमारे पास धातु है वो कौन है? Zn है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण और H2 गैस बनती है। ये थोड़ा बहुत आपने 9th में सुना होगा या पढ़ा होगा।
तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर आने के लिए H कितना होना चाहिए, 2, तो यहां मैंने क्या कर दिया 2, तो H2 गैस तो बाहर आ गई। अब बचा क्या, एक Zn बचा और Cl बचे 2, तो ये बन गया Zn 1 और Cl 2। इसको क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, जिसका मतलब ये ZnCl2 कौन है, लवण है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। हालांकि एक अभी हम पढ़ने वाले आगे जैसे हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, वहां पे इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी। तो फिलहाल जो अम्ल के साथ क्रिया है वो आपके पास ये हो गई। चौथी देखें, चौथी है धातु लवण के साथ क्रिया। धातु लवण के साथ क्रिया, जैसा मैं बोल रहा हूं आपके पास है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है। कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है। इसमें कॉपर कौन है, धातु। तो मैंने लिख दिया धातु लवण, यानी धातु ये रहा। तो कॉपर सल्फेट को हम क्या बोल सकते हैं, धातु लवण। इसकी क्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, धातु के साथ। तो धातु तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो टॉपिक चल रहा है रासायनिक गुण वो किसका है, धातु का। तो ये हो गया हमारे पास जिंक धातु और ये हो गया धातु लवण, इसके साथ क्रिया। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपके पास था, जहां आपने पढ़ा था संयोजन, ठीक है, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो वहां पर आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी कि जो भी धातु अधिक क्रियाशील होगी वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देगी। तो Zn की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है, तो Zn आएगा और कॉपर जाएगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस कॉपर बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो विस्थापन अभिक्रिया है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे बात करता हूं, Zn की जगह आयरन है, सेम CuSO4 है, तो आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है, तो आयरन आएगा कॉपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरीके से धातु लवण के साथ धातुओं की क्रिया होती है। और ये एग्जाम्पल है किस चीज का, विस्थापन अभिक्रिया का। और जिस दिन हमने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो मैंने बताया था कैसे चेक करेंगे किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है या कम है, तो उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और फटाफट अब चलते हैं क्रियाशीलता के ऊपर, मतलब सक्रियता श्रेणी के ऊपर, एंड देन धातु आपका फिनिश। देखें सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी क्या है, देखें जब विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, सक्रियता श्रेणी मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास धातु होंगी, जैसे हमारे पास क्या है विभिन्न धातुओं, तो जितने भी धातुएं हमारे पास होगी अगर हम उनको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगा दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रियता श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, अब इतनी सारी धातुएं तो उनको याद कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या देखें। ट्रिक आपके पास ये है, क्यों वाला हल्का सा, तो आपके पास क्या है, क्यों नानी का मैगी वाला आलू जरा फीका पर हल्का सा। अच्छा देखें, क्यों का मतलब यहां पे क्या है, क्यों का मतलब है पोटेशियम, क्यों का मतलब पोटेशियम, नानी का मतलब है Na यानी सोडियम। इसके बाद आपके पास क्या है, का यहां पे कौन है, कैल्शियम। इसके बाद क्या है, मैगी यानी मैग्नीशियम। इसके बाद क्या है, वाला, तो वाला एक्स्ट्रा है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद है आलू यानी एल्यूमिनियम। इसके बाद है आलू के बाद जरा का मतलब है Zn।
इसके बाद क्या है, फीका, फीका का मतलब Fe यानी आयरन। पर यहां पे कौन है, लेड यानी पीबी यानी सीसा। हल्का सा, अब ये ध्यान रखेंगे जो हल्का सा है इसमें एच आएगा, ठीक है, एक साथ ध्यान रखना, हल्का यानी एच, तो हल्का सा यानी एच हो जाएगा। अब इसके बाद के जो तत्व हैं वो आपको कैसे याद करने हैं, देखें, इसके बाद में जो तत्व हैं वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये आपके पास तत्व हैं। तो ये ऊपर से हम कहां जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये क्रियाशीलता का हुआ का घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब है पोटेशियम से हम बात कर रहे हैं कहां तक की, गोल्ड तक की। तो जैसे जैसे हम पोटेशियम से गोल्ड की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता जो है वो घटती जाएगी। इसका मतलब है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे वाले जो तत्व हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो इसका मतलब है क्रियाशीलता का क्रम तो हमें समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल देखें जो हमने पढ़ा था, पहला विस्थापन अभिक्रिया में हमारे पास Zn था प्लस CuSO4 था, एक हमारे पास Fe था प्लस CuSO4 था। इन दोनों एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़े थे। अब देखें Zn ये रहा, Fe ये रहा, ये दोनों के दोनों इस कॉपर से ऊपर हैं, ये दोनों के दोनों इस कॉपर से ऊपर हैं। इसका मतलब इन दोनों की क्रियाशीलता कैसी होगी, ज्यादा होगी, और कॉपर की क्रियाशीलता कम होगी क्योंकि ये नीचे है। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों तत्व अगर कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं तो ये कॉपर को यहां से विस्थापित कर देंगे। इसका मतलब क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस Cu, ऐसी Fe यहां पर आएगा तो कॉपर यहां से बाहर हो जाएगा, ये बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस तरीके से हमने विस्थापन अभिक्रिया की थी। और जिस दिन मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, तो मैंने आपको कहा था कि आगे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज आप सीख चुके हो कि किस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है और किसकी कम होती है। तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो अपने से कम क्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित कर देगा। अच्छा, बात करते हैं एक और चीज की, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो सारी के सारी क्या हैं, क्रियाशील होती हैं, मतलब अधिक क्रियाशील तो है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। एग्जांपल देखें, ये रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, Zn प्लस मान लो HCl है, तो इसमें Zn कौन है, धातु, और HCl कौन है, अम्ल है। तो मैंने बोला जो H से ऊपर, तो देखें H से ऊपर कौन है, Zn। इसका मतलब ये जो है Zn इस अम्ल के साथ क्रिया कर सकता है। ध्यान रखेंगे, जो भी H से ऊपर धातु हैं वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। जो H से नीचे होंगी वो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। अब ये हमारे पास जिंक धातु है जो कि H से ऊपर है। अब इस H से ऊपर है तो ये अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। तो H कितने हैं यहाँ, 2, यहाँ कितना है, 1, तो यहां हमने लिख दिया 2, तो H2 तो बाहर हो गया। अब Cl कितने हैं, 2, और 1 है Zn, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2। ये आप पढ़ चुके हो कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इन सभी टॉपिक्स के अंदर हमने किसकी बात करी है, सिर्फ और सिर्फ धातु की। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो टॉपिक्स हमारे पास बच रहे हैं वो हम कवर करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ।